साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऐसे यूट्यूब चैनल पर जहां पर आपको तथ्य रटाए नहीं जाते बल्कि समझाए जाते हैं और यहां पर तथ्यों की भरमार ना होकर के सटीक और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्यों का ही अध्ययन कराया जाता है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमें आज क्या अध्ययन करना है। आज हम देखने वाले हैं राजपूतों की हार या तुर्कों की विजय के क्या कारण थे और इनका अध्ययन हम राजनीतिक कारण, सैन्य कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और आकस्मिक कारण, इन कारणों के तहत हम अध्ययन करेंगे। इनके अंतर्गत मैंने कई बिंदु लिख रखे हैं जिनका हमें विस्तार से अध्ययन करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो विस्तार से। साथियों, सबसे पहले राजनीतिक कारणों की हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है केंद्रीकृत सत्ता का अभाव, यानी कि तुर्कों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वहां पर कोई भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, यानी कि वह सत्ता जो अपने अधीन छोटी बड़ी सभी रियासतों को मिलाकर या उनका सहयोग लेकर तुर्कों से लड़ सके। तो देख सकते हैं कि जब सुबक्तगीन जो कि प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था भारत के लिए, और महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये प्रमुख 3 तुर्की आक्रमणकारी हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो इन तीनों आक्रमणकारियों के काल में भारत में कोई भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी और भारत इन जो मैंने लिख रखा है इन रियासतों में बटा हुआ था। जम्मू, पंजाब, मुल्तान, सिंध, दिल्ली, मालवा, बुंदेलखंड, कन्नौज, अजमेर, गुजरात, त्रिपुरी, ये उत्तर भारत की ही रियासतें मैंने लिखी हुई हैं क्योंकि यहीं से ही तुर्कों का आना जाना या इन्हीं से ही संपर्क युद्ध को लेकर हुए थे। तो जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो शासक था गजनबी के काल में, तो वह लोहार वंश की रानी दिद्दा थी। यद्यपि वह शासन जो शासिका थी वो उत्पल वंश में कर रही थी, लेकिन वह लोहार वंश में जन्मी थी। अतः कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि रानी दिद्दा किस वंश की थी। वह लोहार वंश की थी लेकिन शासिका उत्पल वंश की थी। तो गजनबी ने जब आक्रमण किया तो जम्मू पर रानी दिद्दा का शासन था। उसके बाद उसके भतीजे संग्राम राज ने लोहार वंश की औपचारिक रूप से स्थापना की थी और उसे राजवंश का रूप दिया था। फिर अगर हम बात करें गौरी के काल में, तो जम्मू में एक राजा हुआ था चक्रदेव। कुछ किताबों में यहाँ विजयदेव भी लिखा हुआ है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि यह थोड़ा सा गलत दिया हुआ है इन किताबों में। सही बात यह है कि यहाँ पर शासक था चक्रदेव और उसका बेटा था विजयदेव। तो जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तब चक्रदेव ने उसका स्वागत किया था। पंजाब के संबंध में उसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ ये शासक रहे। इसके बाद पंजाब की अगर बात करें तो सुबक्तगीन और महमूद गजनबी के काल में यहाँ पर हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल हुआ करता था पंजाब में। उसके बाद उसका बेटा जो है आनंदपाल आया, जिसने अपनी राजधानी नंदन या नंदनगढ़ बनाई, और उसके बाद उसका भी जो अगला उत्तराधिकारी रहा त्रिलोचन पाल। तो इस तरह के शासक यहाँ रहे। और अगर हम बात करें गौरी के काल में, पंजाब में यहाँ पर गजनबी वंशी शासक खुसरो मलिक था। तो ये भी देखिए कि ये सब छोटी छोटी जो रियासतें बटी हुई और विशेष कोई महत्व के शासक नहीं रहे थे। और साथ ही बता दूं कि जो पंजाब का जयपाल था उसका किसी समय शासन काबुल तक हुआ करता था। ये हिंदू शाही, तो हिंदू थे इस वजह से बोले जाते थे हिंदू शाही शासक, लेकिन इनको काबुल शाही भी कहा जाता था क्योंकि इनका उस समय काबुल पर अधिकार हुआ करता था। लेकिन सबक्तगीन के भय से ये सब भारत की ओर अपनी सत्ता समेटने लगे। तो आगे बात करते हैं मुल्तान के बारे में। मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर शियाओं का शासन रहा। ये भी विशेष प्रतिरोध नहीं कर सके। यहाँ पर करमाथी शिया ज़्यादातर रहे गजनबी के काल में। इसके बाद सिंध पर भी शियाओं का शासन रहा और गौरी के काल में यहाँ पर
जो सुमरा वंश के शासक थे वह रहे। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो सत्ता रही दिल्ली पर वो तोमरों की रही, जिन्होंने दहलीवाल सिक्के चलाए थे। कहीं कहीं पुस्तकों में मैंने देखा है ये इनको कभी गौरी ने चलाया, तो कहीं किसी में लिखा है गजनबी ने चलाया। तो मेरे विचार से इसका सही उत्तर, जो सिक्के चलाए थे वो तोमरों ने चलाए थे, दिल्ली वाला या दहलीवाल सिक्के। तो यहाँ पर हम टॉपिक पर बात करें कि दिल्ली पर शासक जो गजनबी के काल में है, तो यहाँ पर तोमर शासक हुआ करते थे। विशेष कोई मुठभेड़ गजनबी की वहाँ हुई नहीं। हालांकि हरियाणा थानेसर चक्रस्वामी के मंदिर तक गजनबी घूम आया, उसके बाद वो दक्षिण का रुख कर लेता है। लेकिन गौरी के काल में यहाँ दिल्ली में जो सत्ता थी वो अजमेर के चौहान शासकों की रही, खासकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। यहाँ पर दिल्ली में उसका भाई गोविंद राय या खांडे राय शासन करता था। इसके बाद मालवा में बात करें तो यहाँ पर परमारों का शासन था। भोज परमार जो है गजनबी के समकालीन शासक रहे, और उसके बाद जयसिंह रहे। इसके बाद बुंदेलखंड की बारी आती है। बुंदेलखंड में अगर हम बात करें तो शासक था गजनबी के काल में वहाँ का विद्याधर, जो कि उस समय अपनी सत्ता को बढ़ाना चाहता था। गुर्जर प्रतिहारों के नाम को, उनके फेम को कम करना चाहता था, ताकि वह अपना प्रभाव आसपास की जो रियासतें हैं, राजपूत राज्य हैं, उन पर बना सके। इसके बाद बुंदेलखंड में विद्याधर के बाद जो प्रमुख शासक की अगर हम बात करें गौरी के काल में कौन था, तो वो था परमार्दी चंदेल। परमार्दी चंदेल को ऐबक ने हरा दिया था, तो ये समकालीन शासक रहे। इसके बाद कन्नौज की अगर बात करें तो कन्नौज में जो गजनबी के काल में शासक रहा राज्यपाल, जिसे महमूद गजनबी ने हरा दिया था, और उसी को ही विद्याधर चंदेल ने एक संघ बनाकर मार दिया था, क्योंकि वह गुर्जर प्रतिहार शासक सभी राजपूत राज्यों में श्रेष्ठ माना जाता था उस समय। और चूंकि यहाँ का राज्यपाल शासक हार गया था, अतः विद्याधर ने अपना प्रभाव दर्शाने के लिए और संघ की सर्वोच्चता पाने के लिए कन्नौज के हारे हुए शासक राज्यपाल को संघ बनाकर मरवा दिया। तो ये रही यहाँ की बात। इसके बाद कन्नौज पर गौरी के काल में आ जाते हैं गहड़वाल शासक। यहाँ पर जयचंद का शासन था, तो वह मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया जाता है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा गया है। तो ये सब अपना लिखने उपमा देने की बात है। तो यहाँ पर जयचंद शासक था गौरी के काल में। इसकी जो है चंदेलों से तो ठीक ठाक बनती थी, परमार्दी से, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थे उनसे नहीं बनती थी। इसके बाद अजमेर की बात करें तो चौहान यहीं के थे। पृथ्वीराज चौहान गौरी के काल में यही शासक थे समकालीन। इसके बाद गुजरात की बात करें तो यहाँ चालुक्य या सोलंकी वंशी शासकों का शासन था। यहाँ पर अगर महमूद गजनबी के काल की बात करें तो महमूद गजनबी काल में यहाँ पर भीम प्रथम शासक था, जब गजनबी ने वहाँ पर सोमनाथ मंदिर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी के काल में यहाँ पर मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय शासक हुए। जो हराया गया था अनिलवाड़ा के युद्ध में या नहरवाला के युद्ध में या पाटन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को, तो वहाँ पर तत्कालीन शासक मूलराज द्वितीय था, और वह अल्पवयस्क था और वो अपनी माँ नायका देवी के नेतृत्व में लड़ रहा था। तो ये बात रही गुजरात की, यहाँ पर शासक कौन थे। और बाद में मूलराज द्वितीय के बाद वो कुछ समय ही जीवित रह पाया, उसके बाद भीम द्वितीय शासन करने लगा। इसके बाद त्रिपुरी की बात करें तो यहाँ पर जो शासक थे वो कलचुरी वंशी शासक थे, और यहाँ पर कलचुरी कर्ण का प्रभाव था। तो कुल मिला के आप देख लीजिए कि केंद्रीकृत कोई सत्ता नहीं थी, आपस में लड़ने का प्रयास करते थे और उनमें मनोमालिन्य काफ़ी बढ़ चुका था। और इसके बाद अगला कारण हम अगर प्रमुख रूप से देखें तो मैं सीधे 5वां पढ़ाना चाहूँगा।
आपसी द्वेष भाव। पहले के बाद पांचवा देख लेते हैं सीधा। आप इसको दूसरे के रूप में भी लिख सकते हैं, मुझ पर ये लास्ट में लिख गया है क्योंकि मैं नोट्स लिखता ही चला जा रहा था। तो आपसी द्वेष भाव देखें तो इन जो रियासतें मैंने बताई इनके बीच में आपसी द्वेष भाव भी था, और उसको मैंने यहाँ बिल्कुल ओपन करके लिखा हुआ है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं कह चुका हूँ आपको रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आप रटने लगे तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर अगर आपसी द्वेष भाव की बात करें तो हम गजनबी के काल में जो द्वेष चल रहे थे, जो आपसी लड़ाइयाँ चल रही थी, उनको देखते हैं कि करके। यानी कि विद्याधर चंदेल, मैंने बताया आपको कि चंदेल और जो राज्यपाल शासक था कन्नौज का, तो चंदेल यानी बुंदेलखंड के चंदेल और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के बीच में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष उस समय चल रहा था। तो ये ऐसे आपसी द्वेष भाव थे जिसके कारण ये जो राजपूत थे और अन्य शक्तियाँ तुर्कों का प्रतिरोध नहीं कर सकी। इसके बाद बात करें भोज, यानी कि परमार राजा भोज जो कि मालवा में हुआ करते थे, और उनके विरोध में गुजरात के चालुक्य शासक और त्रिपुरी के डाहल मंडल के चेदी शासक हुआ करते थे। तो चालुक्य और चेदियों ने मिलकर एक बार भोज की राजधानी धारा को जला दिया, ऐसा कहा जाता है। तो चालुक्य शासक भीम प्रथम और कलचुरी चेदी शासक कर्ण ने भोज की राजधानी धारा को जलाया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हालांकि विस्तार से मैं राजपूतों का वर्णन अगली किसी वीडियो में करूंगा। तो ये यहाँ पर अपने आपस में विभाजित एक इन लोगों की विचारधारा रही राजनीतिक रूप से, और ये जो है गजनबी के काल में ऐसी स्थिति थी। और अब अगर बात करें गौरी के काल में, तो क्या था कि यहाँ पर जम्मू के राजा चक्रदेव और पंजाब के गजनबी वंशी शासक खुसरो मलिक के बीच में भी मतभेद था, और इसी कारण चक्रदेव मोहम्मद गौरी को खुसरो मलिक पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है, और साथ ही चक्रदेव अपने बेटे विजय देव को सेना की कमान भी संभालने के लिए कहता है। और आगे बात करें गौरी के काल में, ये पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में तो आगे बढ़ने को लेकर प्रतिस्पर्धा रही थी हमेशा से, क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य विस्तार को थोड़ा वरीयता देना चाहते थे। साथ ही पृथ्वीराज परमार्ददेव चंदेल के भी विरोधी थे, क्योंकि जयचंद और परमार्ददेव का अपना एक अलग समूह था। तो परमार्ददेव के जो अलाउदल जो सैनिक सरदार थे, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ एक मुठभेड़ में मार दिए गए थे। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज के गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंशी शासकों से भी मतभेद रहे, क्योंकि जब मूलराज द्वितीय जो अल्पवयस्क था, उसकी माँ नायका देवी ने जब गौरी से लड़ रहे थे, हालांकि वो नायका देवी जीती थी, लेकिन उस समय उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पास ये मैसेज भिजवाया कि वह उनकी मदद करें, और पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री कदम्ब वास के कहने पर मूलराज द्वितीय और नायका देवी की मदद नहीं की। तो ये भी मतभेद उस समय देखने को मिले थे। इस बात कन्नौज और बंगाल के बीच में भी जो है मतभेद रहा, यानी कि यह बंगाल के पाल थे और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के बीच में भी आपसी साम्राज्य को लेकर रस्साकसी चल रही थी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से उत्तर भारत में आपसी प्रतिस्पर्धा, साम्राज्य विस्तार की भावना किस प्रकार से बलवती थी, जिसके कारण वह तुर्कों के सामने ये शिथिल पड़ गए, टिक नहीं सके। तो ये था पहला कारण, इसको मैंने दूसरा मानकर अभी ये बता दिया है ताकि इसके बाद आप इसे अच्छे से समझ सकें। बात करते हैं पूर्व आक्रमणकारियों से तुर्कों को प्रेरणा, यानी कि जो आक्रमणकारी रहे, गौरी को अगर मान के चलें तो गौरी को भारत में आक्रमण करने की प्रेरणा गजनबी से मिली, और गजनबी को आक्रमण करने की प्रेरणा अपने पिता सुबुक्तगीन से मिली। तो राजपूतों की हार के जो कारणों में मैंने इसको रखा है, तो पहले के जो आक्रमणकारी थे उनसे आने वाले यानी कि परवर्ती तुर्कों को प्रेरणा मिलती गई, और वह ये समझते गए कि पिछले शासक ने यानी कि पिछले आक्रमणकारी ने हरा दिया है, तो हम भी इनको हरा सकते हैं।
तो ये कॉन्फिडेंस तुर्कों में काफ़ी बना रहा, जिसने इनकी विजय में योगदान दिया। इसके बाद गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। बात करें, राजपूतों के पास गुप्तचर व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तुर्कों के पास ये व्यवस्था थी। वह अपनी सेना में या सामने दुश्मन की सेना में भी अपने जो है गुप्तचर रखा करते थे, जिनसे उनको सभी समसामयिक सूचनाएं मिलती थी। साथ ही अगर बात करें, गौरी जो है तवारिंद, जिसे भटिंडा का दुर्ग भी बोलते हैं, वहाँ तक आ गया था, लेकिन समय रहते पृथ्वीराज को ये बात पता नहीं चली, और जैसे ही उसको वहाँ पर उसके प्रभाव पता चलता है, वो तुरंत लड़ने चला आता है। तो अगर समय से पृथ्वीराज चौहान को तवारिंद की या मोहम्मद गौरी के भारत में घुसने की खबर मिल जाती अपने गुप्तचरों के माध्यम से, तो तुर्की विजय नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिम में तुर्की प्रभुत्व। ये भी एक प्रमुख कारण है। उत्तर पश्चिम में जो तुर्कों का प्रभुत्व रहा, यानी कि तुर्क उत्तर पश्चिम में काबुल से राजपूतों को और भारतीय शासकों को हराते हुए चले आए थे। यानी कि मैंने पहले बताया हुआ है कि पंजाब के हिंदू वंशी शासक, हिंदू शाही शासक जयपाल, जो कि काबुल में भी शासन करते थे एक समय में, तो वहीं से ही सुबुक्तगीन और गजनवी ने उन्हें हराना शुरू कर दिया, और अंततः पंजाब तक, सिंध मुल्तान तक उन्होंने अपने क्षेत्र में उसे मिला लिया। यानी कि जो उनकी एक रोक होती थी, एक बाड़बंदी होती थी कि उत्तर पश्चिम से भारत में कोई घुसने ना पाए, वो भारतीय शासकों की सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी ने तोड़ दी। तो उत्तर पश्चिम में जैसे तुर्की प्रभुत्व हो जाता है, तो बस भारतीय सीमा पर तुर्की खड़े हुए हैं। जब भी उनको लगता है कि धन या साम्राज्य विस्तार किया जाना है, तो वो भारत की ओर बढ़ जाते थे। तो उत्तर पश्चिम में तुर्कियों का एक बार प्रभुत्व हो गया, तो वहीं से ही भारतीय रक्षात्मक रवैया अख्तियार करने लग गए। इसके बाद ये सब खत्म होता है, और ये राजनीतिक कारण थे यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें मैंने आपको बताया केंद्र की सत्ता का अभाव, आपसी द्वेष भाव, पूर्व आक्रमणकारियों को तुर्कों से प्रेरणा, गुप्तचर व्यवस्था का अभाव, उत्तर पश्चिम में तुर्की प्रभुत्व। अब बात करते हैं सैन्य कारणों की। सैन्य कारण में सबसे प्रमुख कारण ये माना गया है, और काफ़ी प्रमुख कारण है, सामंती सेना। यानी कि राजपूतों के पास जो सेना थी, वो उनकी खुद की बनी हुई सेना नहीं थी। कुछ एक जो शासक थे, उनका अपना एक सैन्य दल हुआ करता था, लेकिन वो प्रमुख रूप से अपने सामंतों के अधीन सेना पर ही निर्भर रहते थे, और उस सेना में तो कोई अनुशासन की अब अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो सेना होगी किसी सामंत की, तो वो सेना अपने सामंत के प्रति ही उत्तरदायी होगी या उसके प्रति ही निष्ठा रखेगी, न कि उच्च शासक के प्रति। साथ ही ऐसे सेना में अनुशासन का भी अभाव रहा, और एक ढीली ढाली सेना रही, और जब सामंत की मर्जी होती थी तो वो आते थे, और नहीं मर्जी है तो वो नहीं आते थे। साथ ही उन शासक से उस सेना का कोई विशेष मतलब नहीं होता था, कोई निष्ठा भक्ति उसके प्रति नहीं होती थी। सामंत अगर मारा जाता है युद्ध में, तो सेना जो है हार कर, या सैनिक हार मानकर और पीछे लौट सकते थे। तो इस प्रकार की सामंत सेना थी जिसकी निष्ठा राजपूत शासकों के प्रति नहीं रही। अब बात करते हैं सैन्य भागों के बारे में। सैन्य भाग जो है, सेना के भाग, यानी कि युद्ध स्थल पर भाग बनाने, यानी कितने भागों में सेना उतारनी है, ये रणनीति को लेकर भी भारतीय सेना, यानी कि जो राजपूत शासकों की सेना, तुर्की शासकों से कमतर रही। यानी कि युद्ध स्थल में जो सेना के भाग होते थे, वो राजपूत 3 उतारते थे, यानी कि मध्य का, वाम का और दक्षिण साइड का। तो ये, लेकिन तुर्क इसके विपरीत 5 हिस्सों में अपनी सेना रखते थे, यानी कि मध्य का, एक वाम यानी कि लेफ्ट का और राइट का, और इसके अतिरिक्त 2 वो अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां रखते थे, एक अग्रिम दल के रूप में, और दूसरा एक रक्षित टुकड़ी, यानी कि जिसको कोतल सेना भी कहा गया है या कौतुली सेना भी कहा गया है। तो जो अग्रिम सेना है, वो तो उनकी आपूर्ति काटने के लिए रहती थी राजपूत सैनिकों के लिए,
और पीछे जो रक्षित टुकड़ी होती थी, जैसे कौतुल सेना कहा गया है, वह अचानक आक्रमण करने के लिए रखी जाती थी कि जैसे ही युद्ध थोड़ा मध्य में आ जाए तो वह सेना अचानक से टूट पड़ती थी, जिससे राजपूत सैनिक ढेर हो जाते थे। तो ये 5 भागों में तुर्क अपनी सेना को सजाते थे। इसके बाद सैन्य संगठन की बात करें तो सैन्य संगठन में राजपूत शासकों के यहाँ पैदल और हाथी पर ही विशेष ध्यान दिया जाता था। घुड़सवारों पर, घोड़ों पर कम ध्यान दिया जाता था। और घोड़े अगर होते भी थे तो उस पर जीन यानी कि वह चमड़ा वह बैठने के लिए, घोड़े पर बैठने के लिए जिस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है उसको जीन बोलते हैं। तो राजपूत शासक उससे कपड़े या बोरे का बनवाते थे, जो युद्ध के समय फिसलन वाला होता था और उस पर जो घुड़सवार है वो सही से बैठ नहीं पाता था, जबकि तुर्क इसको चमड़े का बनवाते थे ताकि वह एक जगह रुका रहे और मजबूत रहे, टिकाऊ रहे। इसके बाद घोड़े पर रकाब का भी प्रचलन, अच्छी रकाब जो है लोहे की रकाब, यानी कि जिस पर जीन पर बैठने के बाद जहाँ पैर रखते हैं, फंसे रहे पैर, उसको रकाब बोलते हैं। तो रकाब भी बड़े अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की तुर्कों ने रखी राजपूत सैनिकों की तुलना में। इसके बाद और नाल को भी लेकर जो है, नाल नहीं ठोकना चाहते थे घोड़ों के खुरों में राजपूत सैनिक, जबकि नाल ठोकने से जो है घोड़ों के जो खुर हैं वो पकते नहीं हैं और वह थकते भी नहीं हैं, उनके खुरों में दर्द भी नहीं होता है। तो ये नाल का प्रयोग भी तुर्क सैनिक अपने घोड़ों में करते थे। और जो घुड़सवारी तीरंदाज थे वो भी तुर्कों के काफ़ी अच्छे थे तुलना में राजपूत सैनिकों की में। तो ये रही ये बातें। इसके बाद युद्ध उपकरण की बात करें, तलवार भाले पर ही राजपूत सैनिक ज़्यादा विश्वास करते थे, इन्हीं तलवार भालों से ही वो लड़ते थे, जबकि इसकी तुलना में तुर्क सैनिक मंजनिक, अर्रादा जैसे उपकरण होते थे जो कि विरोधी सेना के हौसले पस्त कर देने के लिए काफ़ी कारगर रहते थे। साथ में ही वो तुर्की जो तीरंदाज थे, यानी कि घोड़े पर बैठे हुए तीर धनुष चलाने की जो कौशल था वो तुर्कियों में बेहद बेहतर था। इसके बाद रक्षात्मक युद्ध, सैन्य कारणों में ये भी एक कारण है कि राजपूत रक्षात्मक युद्ध ही लड़ पाते थे, यानी कि कोई यदि उन पर आक्रमण कर रहा है तो बस उनके अनुसार समय और स्थान नियत नहीं हो पाता था, और वह नियत होता था आक्रमणकारी यानी कि आक्रांता के अनुसार। तो जब अपनी ही मर्जी से समय स्थान निर्धारित नहीं होगा तो वहाँ हार निश्चित होनी है। और राजपूत क्यों होनी है? क्योंकि राजपूत रक्षात्मक युद्ध ही लड़ पाते थे, यानी कि वो ये सोच के चलते थे कि युद्ध आक्रमणकारी आ रहा है और हमें केवल रक्षा करनी है। तो उनको कोई स्थान विशेष प्राप्त नहीं हो पाता था, अपने ही क्षेत्र में रह जाते थे, वहीं पर ही विध्वंस होने लगता था। युद्ध वीरता प्रदर्शन, यानी कि युद्ध को राजपूत वीरता प्रदर्शन का माध्यम मानते थे, यानी कि वो ये सोचते थे कि हमें युद्ध लड़ना है और हमें जीतना ही है इस युद्ध में। एक युद्ध को ही वह अपने भाग्य का, अपने जीवन का निर्णायक युद्ध मान लेते थे। तो पूर्ण वीरता के साथ उसमें उतरते थे और पूरा शौर्य प्रदर्शन करते थे, अंततः वह मरने को तैयार रहते थे। बाबर भी इस बारे में कहता है कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। तो इस प्रकार से ये कहा गया। और वीरता के लिए भी जैसे इस रूप में भी दर्शाते थे कि जैसे युद्ध में वो हार गए तो वो इतना अपमान महसूस करते थे कि आत्मदाह तक उन्होंने किया। जैसे महमूद गजनबी से जब पंजाब का हिंदू शाही शासक जयपाल हारा तो उसने अपमान महसूस करते हुए आत्मदाह कर लिया। इसी रूप में एक घटना और है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अजमेर में एक विद्रोह हुआ लगभग 1196 के आसपास में, तब हरिराज को हरा दिया और हरिराज चौहान ने आत्मदाह कर लिया। तो इस प्रकार से वीरता प्रदर्शन करना ही राजपूत युद्ध में मानते थे, अन्यथा वो मर जाना बेहतर समझते थे। अब बात करते हैं युद्ध में नैतिकता की। युद्ध में नैतिकता को लेकर राजपूतों के मानक बहुत ऊंचे थे। वो ये मानते थे कि अगर कोई
शत्रु सैनिक शरण में आता है तो उसको छोड़ देना है, लेकिन तुर्की इस प्रकार का नहीं करते थे। और पीछे से हमला करना ये भी जो है नहीं आता था कि राजपूतों को वो आमने सामने लड़ाई में यकीन रखते थे। साथ ही ये भागते किसी शत्रु पर हमला नहीं करते थे। यदि कोई शत्रु भाग रहा है तो उसे पकड़ना नहीं है, हमला नहीं करना है। नदी रोकने में यकीन नहीं करते। नदी नहर जिससे लोगों का यानी कि शत्रु क्षेत्र के लोग का जो जीवन यापन होता है नदी के पानी से या नहर के से, उसको भी ये रोकना नहीं चाहते थे, उसे दूषित भी नहीं करते थे। जबकि तुर्की जो सैनिक थे वो ऐसा कर दिया करते थे क्योंकि वह हर हाल में जीतना चाहते थे, शत्रु को परेशान करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त घायल यदि कोई शत्रु हो जाता था तो और वो अगर क्षमा भी मांगता था तो ये राजपूत सैनिक जो है उसको मारते नहीं थे। तो ये युद्ध में नैतिकता के स्तर इनके बहुत ऊंचे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर तुर्की सैनिक, तुर्की जो शासक थे, उन्होंने इस प्रकार की नैतिकता को नहीं अपनाया। वह सिर्फ लड़ना और बचना, फिर से तैयार होकर लड़ना जानते थे। सैन्य कूटनीति की बात करें तो सैन्य कूटनीति में राजपूत शासक थोड़े कमतर थे तुर्की शासकों की तुलना में। जैसे गजनबी की बात करें तो महमूद गजनबी यह जानता था कि भारत की जलवायु के युद्ध लड़ने के लिए कैसी रहेगी। तो वह जो सर्दी का मौसम होता था, यानी कि वह बारिश होने के तुरंत बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में चलना अपना शुरू करके मार्च अप्रैल तक युद्ध भारत में लड़ता था, यानी कि सर्दी तक भारत में युद्ध लड़ता था और वह चला जाता था। साथ ही उसने भारत में जो है जयपाल के जो नाती था सुखपाल, उसे नौशा शाह की उपाधि देकर मुल्तान का गवर्नर बना दिया। तो उसने भारतीयों से ही काम लिया और वहीं पर उनको नियुक्त कर अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित करी। और अगर हम बात करें गौरी की तो गौरी ने भी कूटनीति का परिचय दिया। जब उत्तरायण के प्रथम युद्ध में हार रहा था तो वह वहाँ से भाग गया और वह पुनः तैयार होकर आया। साथ ही उसने जम्मू के जो शासक थे चक्रदेव, उनको अपनी ओर मिलाकर और पंजाब के खुसरो मलिक का सफल रूप से जो है प्रतिरोध किया और उसको वहाँ से भगा दिया। तो ये कूटनीतिक रूप में ये थे। और हम बात करते हैं सामाजिक कारकों की। सामाजिक कारणों में जाति वर्ण का विभेद, यानी कि राजपूत शासकों के बीच जो उनका उच्च वर्ग था वहाँ जाति वर्ण के बीच विभेद काफ़ी ज़्यादा रहता था। वह ये मानते थे कि समाज का, लोगों की रक्षा का दायित्व क्षत्रियों के ऊपर है और अन्य वर्ण जो निम्न वर्ण है, वैश्य शूद्र, वो ये काम नहीं कर सकते और उन्हें ये करना भी नहीं चाहिए। तो ये जाति वर्ण का जो विभेद था, इसके कारण उनकी सेना काफ़ी हल्की रही और वैश्य शूद्रों का पर्याप्त राजपूत शासकों को सहयोग नहीं मिल सका। इसी विभेद को लेकर यदि भी विभेद तो तुर्कियों में भी था। बलवन कहता है कि जब मैं किसी निम्न जाति के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी क्रोध से फड़क उठती है। तो विभेद जैसी चीज़ें तो मुस्लिम शासकों, तुर्की शासकों में भी रही, लेकिन यहाँ पर एक स्थापित एक विभेद अवश्य था। अलबरूनी को इसमें आप पढ़ सकते हैं। अलबरूनी तो बिल्कुल विस्तार से कहता है कि किस प्रकार से दो अगर जो है हिंदू अगर पास में बैठते हैं तो अपने बीच में वो कपड़ा बिछा कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से अलबरूनी भी यहाँ के जाति वर्ण विभेद की बात करता है। तो हम राजपूतों की हार को लेकर बात करें तो यहाँ पर एक स्थापित जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें युग्मित श्रेणी थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो है आपस में सहयोग से रहते थे, जबकि वैश्य शूद्र अपने अलग रहते थे और ब्राह्मण और क्षत्रियों से दूरी उनको बनाकर रखनी पड़ती थी। तो इस युद्ध के समय तुर्कों से लड़ते समय तो निश्चित रूप से क्षत्रियों को वैश्य शूद्रों का सहयोग नहीं मिल पाया। तो ये कारण है जाति वर्ण विभेद। इसके बाद दासों का अभाव। अगर हम बात करें तुर्कों की, तुर्कों के पास दास काफ़ी अधिक मात्रा में थे और काफ़ी अच्छे दास थे क्योंकि उनके लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते थे।
इवन उनका रिश्तेदार तक इतना काम नहीं करेगा जितना कि दास उनके काम आए। जैसे कि गौरी के दास नासरुद्दीन कोभाचा, यालदौज, कुतुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, तुगरिल, तो इतने सारे जो अच्छे गुलाम रहे जिन्होंने भारत में तुर्की विजय पताका लहराई। इस प्रकार के दासों का, यानी कि इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था का जो बिल्कुल स्वामी भक्त हो, कर्मनिष्ठ हो, राजपूतों के पास नहीं थी। अब बात करते हैं नैतिक स्तर में गिरावट। तो राजपूत समाज में वहाँ की जो लोकल जनता थी उस वहाँ पर शराब, जुआ, बहुविवाह जैसे ये प्रचलन भी काफ़ी हो गए थे। साथ ही शासकों के बीच में भी ये प्रचलित रहा, तो जिस कारण उनको जो है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो युद्ध के लिए तैयारी होती है लड़ने की, शत्रुओं का सामना करने की, उसके लिए वो तैयार नहीं हो सके। उनके नैतिक स्तर में गिरावट रही। अब बात करें, मुस्लिम शासक को नियति मानती थी राजपूत क्षेत्र की जनता। राजपूत क्षेत्र की जनता अपने राजपूत शासक की मदद कम करती थी या नगण्य कर पाती थी, क्योंकि वो ये मानती थी कि मुस्लिम शासक ही अब उनकी नियति यानी उनका भाग्य बन चुके हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता। हालांकि जनता का सोचना इस रूप में था कि युद्ध होते हैं तुर्कों से, लेकिन विशेष कोई परिणाम निकलकर राजपूत शासकों के पक्ष में नहीं आ पाता है, राजपूत शासक हार जाते हैं और तुर्की जीतते हैं। तो जनता भी सोचती है फिर क्यों अपने शासक यानी कि राजपूत शासकों का पक्ष लिया जाए, उसका सहयोग किया जाए, क्योंकि जनता तो यही मानती है कि अब उनका भविष्य ये तुर्की शासक ही हैं। तो इस प्रकार जनता का जो है सहयोग राजपूत समाज को नहीं मिल सका, राजपूत शासकों को नहीं मिल सका, जिस कारण उनकी हार हुई। अब बात करते हैं धार्मिक कारणों की। धार्मिक कारणों में भी ये काफ़ी कारण दिए हुए हैं मैंने। समुद्री यात्रा यानी कलवर्ज्य सिद्धांत, यानी कि समुद्री यात्रा करना जो है राजपूत समाज में पाप माना जाता है, अर्थात जो है कहीं दूसरे स्थान के शासक से अपने व्यापारिक या राजनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध नहीं बना सकते थे, और इस कारण उनको कुछ आर्थिक लाभ भी नहीं रहा। साथ ही वहाँ से वो कुछ सीख सकते थे किसी विदेशी क्षेत्र से, तो वो भी नहीं सीख सकते थे। तो ये धर्म में यानी कि धार्मिक जो उपबंध हैं उनमें ये लिखा था कि समुद्री यात्रा नहीं करनी है, तो इसका भी फल राजपूतों को भुगतना पड़ा। अब बात करते हैं जैन बौद्ध अहिंसा, यानी कि कुछ राजपूत शासक ऐसे रहे जिन्होंने जैन और बौद्ध धर्म अपनाया। इन दोनों धर्मों में अहिंसा के मार्ग पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो राजपूत शासकों ने जब ये धर्मों को अपनाया तो अहिंसा पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और लड़ना और जो लड़ने संबंधी उनके जो कौशल थे उनको कम कर दिया, जिस कारण वो जो है तुर्कों का प्रतिरोध सही तरीके से नहीं कर सके। धार्मिक कट्टरता नहीं, यानी कि जो जैसे धार्मिक कट्टरता जो जिहाद जैसी एक बात, धर्म युद्ध जैसी बात उतबी महमूद गजनबी के बारे में बताता है कि उसने भारत के युद्ध जिहाद समझकर लड़े। तो एक धार्मिक कट्टरता जो तुर्कों में थी, वह धार्मिक कट्टरता भारतीय शासकों में नहीं थी। हालांकि वह काली भैरवी नाम से, महादेव के नाम से अवश्य लड़ते थे, लेकिन एक धार्मिक साम्राज्य स्थापित करना, हर शत्रु पक्ष के व्यक्ति को अपने धर्म में सम्मिलित करने जैसी एक भावना नहीं होती थी जो कि तुर्कियों के साथ होती थी। तो धार्मिक कट्टरता तुर्कियों में अधिक थी, ज़्यादा थी, और वे एक ऐसा क्षेत्र रखना चाहते थे जहाँ पर सभी लोग इस्लाम को धारण करते। तो एक ऐसा धर्म उनको सपोर्ट कर रहा था, पीछे से एक धार्मिक भावना ऐसी उनका समर्थन कर रही थी जिससे वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सके। अब बात करते हैं देवदासी और मठ, यानी कि जो मंदिरों में देवदासी की प्रथा भी राजपूत मंदिरों में जो उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर उनमें चलने लगी थी। देवदासी प्रथा के अंतर्गत जो है वहाँ एक जो स्त्री जो मंदिरों में रहती है और वहाँ पर एक भ्रष्टाचार का केंद्र बनने लगा था। साथ ही मठ, जो बौद्ध मठ होते हैं, वो वाम मार्ग और तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ने लगे, जिस कारण जो वातावरण था वो दूषित होने लगा। तो इसका भी कहीं ना कहीं जो है वहाँ के लोग, वहाँ की शक्ति ऊर्जा पर असर पड़ा, और यही शक्ति, एक ऊर्जा जो संगठित हो सकती थी वह ना हो सकी और हार के रूप में सामने आई। इसके बाद अनेक धर्म संप्रदाय, उप संप्रदाय भी काफ़ी हो गए थे। तो जब व्यक्ति इस रूप में बटा ही हुआ होगा तो वह
निश्चित रूप से किसी बाहरी शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सकेगा। तो ये धार्मिक कारण रहे। आर्थिक कारण अगर देखें, सामंती अर्थव्यवस्था, ये प्रमुख कारण रहेगा, क्योंकि जो राजपूतों में सामंत काफ़ी हुआ करते थे। पृथ्वीराज के अधीन तो 150 सामंत होते थे। तो ये सामंत जो है समय समय पर राजस्व भेजा करते थे, लेकिन जो उनका खर्चा था उसे निकालने के बाद तो कभी कभी ये होता था कि राजस्व नहीं आ पाता था, क्योंकि खर्चे ही सामंतों के इतने अधिक हो जाते थे। लेकिन वह राजा के साथ अच्छा उठ बैठ लेते थे, अच्छा बोलते थे। तो इस वजह से राजा, जो राजपूत शासक था, वो विशेष कुछ नहीं कहता था। वो ये भी जानता था कि अगर यही हमारा साथ अब नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। तो सामंती अर्थव्यवस्था के कारण राजस्व जो एकत्र होना चाहिए था क्षेत्र से, वो नहीं हो पाता था। वहीं अगर तुर्कों की बात करें तो उन्होंने एकता व्यवस्था चलाई। एकता व्यवस्था से वो केंद्रीकृत रूप से वहाँ शासन करते थे और उनको नियमित रूप से फवाजिल के रूप में जो आय होती थी वो प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर आय कम रही और एक सामंती व्यवस्था बनती गई, जिसके कारण राजपूत शासक उस सामंत पर आश्रित रहने लगे। तो जो आय भी होती थी राजपूत शासकों की, वो असंतुलित रूप से व्यय भी हो जाती थी। जैसे कि राजपूत शासक जो है मठ मंदिरों को जैसे दान दे दिया करते थे। भोग विलास में भी लिप्त रहना भी बताया गया। शराब जुआखोरी जैसी भी उनमें कुछ आदतें थी, तत्कालीन जो है लोग बताते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यय था, वो जो खर्च था, वो मंदिरों में मठों में अधिक होने की वजह से वहाँ पर धन संचय अधिक होने लगा। मंदिरों में काफ़ी अच्छा धन हो गया। तो इन्हीं मंदिरों को देखकर तुर्की आक्रमणकारियों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक तो कम आय, दूसरा व्यय का सही तरीका नहीं, और तीसरा मंदिर और जो बौद्ध मठ अच्छे खासे बन गए, तो वहाँ पर वो निशाना बने तुर्की आक्रमणकारियों के। इसके बाद विदेशी व्यापार का अभाव, यानी कि विदेशी व्यापार जो है यहाँ पर ठीक नहीं रहा। इनके विदेशों से विशेष संबंध नहीं थे राजपूत शासकों के, जबकि वहीं दूसरी ओर तुर्की शासक जो है विदेशी संबंध अवश्य रखते थे। जो मोहम्मद गौरी जो है सिंध पर उसने आक्रमण किया ताकि वह ये देख सके, समुद्र तट पर अपना प्रभाव रखे। उसके जो जुड़ने का रास्ता है कि ईरान अफगानिस्तान से अगर दक्षिण से होकर आए तो कैसे वो जो है सिंध नदी होता हुआ उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंचेगा। तो विदेशी व्यापार का अभाव रहा, विदेश कोई संबंध नहीं रहे, तो वहाँ से भी एक अतिरिक्त आय हो सकती थी, वो राजपूतों के पास नहीं रही। जबकि बाहरी क्षेत्रों से आय तुर्की अच्छी तरह कमाना जानते थे। इसके बाद आकस्मिक कारण, यानी कि जीत भी हार में बदल गई। तो ये कारण रहे, जैसे जयपाल सुबुक्तगीन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल जीत रहे थे, लेकिन बर्फबारी और ओले पड़ने लगे, जिस कारण सुबुक्तगीन जीत गए। वहीं आनंदपाल, यानी कि जयपाल का ही उत्तराधिकारी आनंदपाल, जो कि पंजाब का शासक था, और गजनबी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें आनंदपाल जीत रहा था, जिसकी राजधानी नंदन थी, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो आनंदपाल जीत रहा था, तो बारूद से डरकर हाथी जो भागने लगे, तो उन्हीं हाथियों ने आनंदपाल की सेना को कुचल दिया और गजनबी की हार जीत में बदल गई। और बात करें जयचंद और गौरी की, तो इस वाले युद्ध में, जो कि चंदावर का युद्ध था, जिसमें जयचंद जीत रहा था, लेकिन अंतिम समय में जयचंद की आंख के पास एक तीर लगा, जिसके कारण गौरी की हार जीत में बदल गई। तो ये थे आकस्मिक कारण। तो साथियों, आपने देखा कि राजपूतों की हार और तुर्कों की विजय के क्या कारण थे। जो तुर्क भारत में आए तो मोहम्मद हबीब ने इसको शहरी क्रांति या ग्रामीण क्रांति के रूप में कहा, जबकि लेनपुल ने तुर्कों के भारत में प्रचार प्रसार को एक अद्वितीय आंदोलन का नाम दिया। तो यह अद्वितीय आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे, किस प्रकार से भारत में स्थापित हुए, तो ये सारे कारण आज मैंने आपको स्पष्ट कर दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं, और कोई भी सुझाव हो, कोई बात हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरे फेसबुक पेज पर अवश्य बताएं। और जो भी इस संबंध में विवादित प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर मैं अपनी सूर्य शब्द श्रृंखला में, सूर्य संवाद श्रृंखला में फेसबुक पेज सूर्य कुलश्रेष्ठ पर दे चुका हूँ। और यदि कोई भी प्रश्न और हो तो उसे भी आप प्रेषित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।